हम लोग वैदिक काल की राजनीतिक विशेषताओं का उल्लेख करे क्वेश्चंस पर विचार कर रहे थे। हम लोग जो इससे पहले जो वीडियो बनाए थे, इससे जो लेक्चर 4 जो है, ये वीडियो झारखंड लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, आप लोगों का जो इतिहास का विषय है, भारतीय इतिहास, जिसको 4 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और झारखंड का इतिहास। तो उसी में जो प्राचीन भारत का इतिहास है, उसी को मैंने सबसे पहले मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए शुरू किया है। और उसमें जो अभी हम लोग क्वेश्चंस पर विचार कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 4 में, इससे जो पहले लेक्चर था उसमें विचार कर रहे थे वैदिक कालीन राजनीतिक विशेषताओं का वर्णन करें। उसमें हमने आपको ऋग्वेद काल का राजनीतिक विशेषता के बारे में बता दिया था। देखिए, इस तरह के प्रश्न को लिखने का सबसे अच्छा तरीका यह है, अगर आपसे परीक्षा में पूछता है कि वैदिक कालीन राजनीतिक विशेषताओं के बारे में वर्णन करें, तो आप सबसे पहला काम कीजिए कि ऋग्वेद काल की जो भी राजनीतिक विशेषता है वो लिख दीजिए। एक पैराग्राफ में उसको अच्छा से लिख दीजिए, एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ में उसको लिख दीजिए। फिर आप क्या कीजिए कि उत्तर वैदिक काल पर आइए, और उत्तर वैदिक काल में आपको सबसे पहले बताइए कि ऋग्वैदिक काल की वो कौन कौन सी राजनीतिक विशेषता उत्तर वैदिक काल में भी कायम थी, सबसे पहले वो लिख दीजिए। निरंतरता, मतलब कौन कौन सा ऋग्वैदिक काल की जो राजनीतिक विशेषता थी वो उत्तर वैदिक काल में भी बनी रही। और फिर आप एक अन्य पैराग्राफ में इस उत्तर वैदिक काल में कौन सी राजनीतिक विशेषता नई पहली बार उभर कर आई। अगर क्वेश्चंस को, बात को समझिए, मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपसे परीक्षा में पूछा गया, जो जिस क्वेश्चन पर मैं विचार कर रहा हूं, वैदिक काल की राजनीतिक विशेषताओं को लिखें, तो सबसे पहले आप वैदिक काल चूंकि 2 भाग में है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, तो सबसे पहले आप ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक विशेषताओं को लिख दीजिए। फिर उत्तर वैदिक काल में आइए और बताइए, सबसे पहले बताइए कि ऋग्वैदिक काल की ये परंपरा अभी भी उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक परंपरा देखने को मिलती है। सबसे पहले ये डिस्कस कर दीजिए निरंतरता के तत्व। अब देखिए, तो क्या क्या ऋग्वैदिक काल की जो राजनीतिक विशेषता थी वो उत्तर वैदिक काल में भी दिखाई पड़ती है, सबसे पहले वो लिखना है। तो वो मैं आपको बता रहा हूं, उसको निरंतरता क्या क्या ऋग्वैदिक काल की परंपरा, राजनीतिक परंपरा उत्तर वैदिक काल में दिखाई पड़ती है, तो वो सबसे पहले मैं बोल रहा हूं। राजनीतिक संरचना काफी हद तक कबलाई ढांचे पर आधारित था। अभी भी ऋग्वेद काल की तरह ही राजनीतिक संरचना काफी हद तक कबलाई ढांचे पर आधारित था। राजा अभी भी निरंकुश नहीं हुआ था। जैसे ऋग्वेद काल में राजा निरंकुश नहीं था, उसी प्रकार राजा अभी भी निरंकुश नहीं हुआ था। फिर से सुन लीजिए, उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक संरचना काफी हद तक कबीलाई ढांचे पर ही आधारित थी। राजा अभी निरंकुश नहीं हुआ था। कारण यह था कि अभी अस्थायी सेना का विकास नहीं हुआ था। नौकरशाही रक्त से ही संबंधित था। सभा और समिति जैसी जनतांत्रिक संस्थाओं का अस्तित्व कायम था। राजा पर अंकुश लगाने में सभा और समिति सक्षम थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल की निरंतरता विद्यमान रही। जैसे आप ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक विशेषताओं को लिखने के बाद, जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया है, उसके बाद लिखिए कि उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल की तरह कुछ विशेषताएं बनी रही। तो उसमें सबसे पहले आप एक पैराग्राफ में यही लिख दीजिएगा कि उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक संरचना ऋग्वैदिक काल की तरह ही कबीलाई ढांचे पर आधारित थी। राजा अभी निरंकुश नहीं हुआ था। अस्थायी सेना का विकास नहीं हुआ था। नौकरशाही रक्त से संबंधित था। सभा और समिति जैसी जनतांत्रिक संस्थाओं का अस्तित्व कायम था। राजा पर अंकुश लगाने में सक्षम थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल की निरंतरता विद्यमान रही। यह बात आपको सबसे पहले बता देना है। और ये सारा चीज ऋग्वेद काल की विशेषता थी, जो उत्तर वैदिक काल में भी राजनीतिक विशेषता के रूप में हमें दिखाई पड़ती है। उसके बाद आप लिखिए, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हमें कुछ नई प्रकार की राजनीतिक विशेषता भी दिखाई पड़ती है। और जो परिवर्तन हुआ वो लिखिए। सबसे पहले उसका लिखना शुरू कीजिए। व्यवस्थित कृषि के कारण राजनीतिक संरचना में परिवर्तन हो गया।
ठीक है। व्यवस्थित कृषि के कारण उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक संरचना में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। अब राज्य का क्षेत्रीय आधार मजबूत हो गया। सुन लीजिए फिर से, व्यवस्थित कृषि के कारण उत्तर वैदिक काल में की राजनीतिक संरचना में परिवर्तन दिखाई पड़ती है। अब राज्य का क्षेत्रीय आधार मजबूत हो गया। अब राज्य का क्षेत्रीय आधार मजबूत हो गया, जिसके फलस्वरूप जनपदों का निर्माण हुआ। इसके फलस्वरूप जनपदों का निर्माण हुआ। अब राजा क्षेत्र का शासक हो गया, कबीला का शासक नहीं रहा। इंपॉर्टेंट बात, अब राजा क्षेत्र का शासक हो गया, कबीला का शासक नहीं रहा। जैसे उत्तर का राजा विराट, दक्षिण का राजा भोज। अब हर क्षेत्र के राजा के लिए अलग अलग मतलब विरुद्ध आने लगे। जैसे उत्तर का राजा विराट कहलाया, दक्षिण का राजा भोज कहलाया, पूर्व का राजा सम्राट कहलाया, पश्चिम का राजा स्वराट कहलाया, मध्य देश का राजा राजा कहलाया। तो वही कह रहा है, अब राजा क्षेत्र का शासक नहीं रह गया, अब राजा क्षेत्र का शासक हो गया, कबीला का शासक नहीं रहा। अब राजा के अधिकार में वृद्धि हो गई। अब राजा के अधिकार में वृद्धि हो गई। अब राजा एकराट और सर्वजनीन जैसी उपाधियां लेने लगा। अब राजा जो ऋग्वेद काल में बलि जो जनता स्वेच्छा से राजा को कर देती थी, अब बलपूर्वक राजा वसूलने लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोहा का जो है प्रयोग जो है होने लगा था और इससे राजा की सैन्य शक्ति में वृद्धि हो गई। अब अधिकारियों की संख्या में भी वृद्धि दिखाई पड़ती है। इसका उदाहरण है शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नीन या अधिकारियों की चर्चा है। तो ये सब आपको परिवर्तन के तत्व दिखाई हैं जो ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में दिखाई पड़ते हैं। अब राजपद का महत्व बढ़ गया। अब राजपद का महत्व बढ़ गया। राजत्व की अवधारणा पहली बार उत्तर वैदिक काल में ही दिखाई पड़ती है और इसकी सबसे पहला बार वर्णन ऐतरेय ब्राह्मण नामक ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है। अब राजा के पद को न्याय संगत बनाने के लिए राजपद का आंशिक दैवीकरण कर दिया गया। अब राजा के पद को न्याय संगत बनाने के लिए राजपद का आंशिक दैवीकरण कर दिया गया। बहुत सारे अनुष्ठान राजपद के साथ जुड़ गए, जैसे वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ। यह आपको लिखना है उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक विशेषता में। फिर से मैं आपको संक्षिप्त में डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चंस है कि वैदिक कालीन राजनीतिक विशेषताओं को लिखें। तो सबसे पहले आप ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक विशेषताओं को लिख दीजिएगा, जो मैंने आपको इस लास्ट लेक्चर में वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। उसके बाद आप उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक विशेषता लिखना शुरू करेंगे। उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक विशेषता में उत्तर वैदिक काल जैसे लिखेंगे तो ब्रैकेट में 1000 BCE-600 BCE लिख देंगे, ठीक। और उसका शुरुआत करेंगे कि उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक विशेषताओं में काफी हद तक ऋग्वेद काल की राजनीतिक विशेषताएं दिखाई पड़ती है। और उसके बाद शुरुआत कीजिए कौन कौन चीज दिखाई पड़ती है ऋग्वेद काल का। तो राजनीतिक संरचना काफी हद तक कबीलाई ढांचे पर आधारित था। राजा अभी भी निरंकुश नहीं हुआ था। इसका कारण यह था कि नौकरशाही रक्त से संबंधित था और अस्थायी सेना का विकास नहीं हुआ था। सभा और समिति जैसी जनतांत्रिक संस्थाओं का अस्तित्व कायम था। राजा पर अंकुश लगाने में सक्षम था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार उत्तर वैदिक काल में भी देखने को मिलती है। तो ये सारी विशेषताएं ऋग्वेद काल की विशेषता है जो उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक विशेषता में दिखाई पड़ती है। लेकिन अब आपको पैराग्राफ चेंज करके यह बताना है कि क्या क्या उत्तर वैदिक काल में चेंज हुआ, तो वो लिखना है। लेकिन उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक संरचना में कुछ नई प्रवृत्तियां भी दिखाई पड़ती है। यह इसलिए संभव हुआ व्यवस्थित कृषि के कारण राजनीतिक संरचना में परिवर्तन हुआ। अब राज्य का क्षेत्रीय आधार मजबूत हो गया। जिसके फलस्वरूप जनपदों का निर्माण हुआ। अब राजा क्षेत्र का शासक नहीं रह गया।
अब राजा क्षेत्र का शासक हो गया, कबीला का शासक नहीं रह गया। अब राजा क्षेत्र का शासक हो गया, कबीला या जन का शासक नहीं रह गया। अब राजा के अधिकार में वृद्धि हो गई। अब राजा एकराट, सब जमीन जैसी उपाधियां लेने लगा। अब राजा बलि नामक कर बलपूर्वक वसूलने लगा और लोहा के प्रयोग के कारण राजा की सैन्य शक्ति में वृद्धि दिखाई पड़ने लगी। अब अधिकारियों की संख्या में भी वृद्धि होने लगी। शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ में 12 रथनीन अधिकारियों की चर्चा है। राजपद का महत्व बढ़ गया। राजत्व की अवधारणा पहली बार उत्तर वैदिक काल में दिखाई पड़ती है और इसका सबसे पहला बार वर्णन ऐतरेय ब्राह्मण नामक ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है। अब राजा के पद को न्याय संगत बनाने के लिए राजपद का आंशिक दैवीकरण कर दिया गया। अब राजा के पद को न्याय संगत बनाने के लिए राजपद का आंशिक दैवीकरण कर दिया गया। अब राजा के पद के साथ बहुत सारे अनुष्ठान जोड़ दिए गए और जैसे वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, इसी चीज को आपको लिखना है वैदिक कालीन राजनीतिक विशेषताओं के संदर्भ में। देखिए, लिखने का मुख्य परीक्षा में लिखना ही पड़ता है। तथ्य जो है, सीमित तथ्य को ही आप एनालिसिस किस प्रकार से करते हैं उसी पर आपका मार्किंग करता है। आप लोग जो मैं क्लास में पढ़ाता हूं, जो वीडियो मैं आपको बताता हूं, आप लोग इसको लिखा कीजिए। लिखते लिखते अगर पर डे जो मैं वीडियो लेता हूं, आप उसको पर डे लिखते हैं तो आपका जो झारखंड मुख्य लोक सेवा आयोग की जो मुख्य परीक्षा का इतिहास का पाठ्यक्रम है उसकी संपूर्ण तैयारी यहां से हो जाएगी। दूसरी बात यह कि आपको यह वीडियो संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं हैं, मुख्य परीक्षा, उसमें भी लाभकारी होगी। इतिहास में जो सामान्य अध्ययन में प्रश्न पत्र है मुख्य परीक्षा, या ऑप्शनल में भी, वैकल्पिक विषय में भी, और वहीं उत्तर प्रदेश में भी आपको फायदा हो जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग भी गत लास्ट वर्षों, अंतिम वर्षों में मुख्य परीक्षा के प्रश्नों में बदलाव लाया है और आधुनिक भारत में अब बहुत ही स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो जब मैं आधुनिक भारत पढ़ाऊंगा तब आपको जो आधुनिक भारत का सिलेबस है वो बिहार लोक सेवा आयोग के लिए भी लाभकारी होगा। प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का जो पाठ्यक्रम है वो बिहार लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के लिए नहीं है, लेकिन आधुनिक भारत जब मैं पढ़ाऊंगा तो वह फायदा करेगा आपको। ठीक, तो आज अब यह टॉपिक आपका समाप्त हो गया, वैदिक काल की राजनीतिक विशेषताओं के बारे में वर्णन करें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक का आपके पास लेके आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।